बच्चों, क्लास 9th में हम आपको सोशल साइंस में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा रहे थे। आपको हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताने के बाद फिर उसकी घटनाक्रम की शुरुआत की थी। घटनाक्रम में हमने आपको वहाँ तक पढ़ा दिया था जहाँ तक कि लुईस 16 को फांसी दी गई। लुईस 16 को फांसी दी गई थी 21 जनवरी 1793 को। लेकिन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब के प्रमुख थे, उन्होंने बहुत ही नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उनके हिसाब से जो भी गणतंत्र का शत्रु था, कुलीन, पादरी या अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, और जो भी उसकी कार्यशैली से असहमति रखते थे, उन सभी पार्टी सदस्यों को, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और उन पर मुकदमा चला करके अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन के आविष्कारक का नाम डॉक्टर गिलोटिन था, जिसके नाम पर इस मशीन का नाम पड़ा था। रॉबेस्पियर सरकार ने पाव रोटी की राशनिंग कर दी और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जा करके सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया और सभी के लिए बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई, जिसके अनुसार मॉन्स्यूर महाशय या मैडम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सितोयेन नागरिक और सितोयीन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और अंततः 1794 यानी कि 1 वर्ष बाद न्यायालय द्वारा रॉबेस्पियर को भी दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसको अगले दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से रॉबेस्पियर के युग का अंत होता है और इसके पश्चात शुरू होता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। इसने नया संविधान बनाया। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और डायरेक्टरों की इस राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों में ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी सक्रिय भागीदारी के कारण ही फ्रांसीसी साम्राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आपको हम ये बात बता दें बच्चों कि फ्रांस में मतदान का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था और इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार काफ़ी देर से 1946 में प्राप्त हुआ था। इसी तरह से कई अन्य देश भी थे जहाँ पर महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, जबकि हमारे देश भारत में हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हैं। इसका अर्थ होता है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो चलिए अब हम वहाँ की महिलाओं के बारे में बात करते हैं। अधिकांश महिलाएं तृतीय स्टेट्स अर्थात सबसे नीचे के स्तर से संबंधित थीं। ये सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई आदि अन्य काम करती थीं। केवल कुलीन और धनी व्यक्तियों की बेटियां ही कॉन्वेंट में पढ़ सकती थीं। 1791 में जो संविधान बना उसने महिलाओं को निराश किया और उसने मताधिकार से इनको वंचित रखा। धीमे धीमे इन लोगों ने अपने विचारों को विस्तारित करने के लिए महिला क्लब की स्थापना की। लगभग 60 महिला क्लब बनाए गए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे प्रसिद्ध क्लब था। इसके साथ ही इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले। फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिला थी ओलेम दे गुस, जिन्होंने 1791 के संविधान द्वारा घोषित पुरुष और नागरिक अधिकार का विरोध किया और महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया।
लेकिन 1793 में जैकोबिन सरकार द्वारा ज़बरदस्ती महिला क्लबों को बंद करने की आलोचना की गई। नेशनल कन्वेंशन द्वारा इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और बाद में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जैकोबिन सरकार ने जो महान सुधार किए उसमें एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार था दासता का अंत होना। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कैरिबियन जैसे मॉर्टिकन, ग्वाडलोप और सैन डोमिंगो आदि महत्वपूर्ण थे, जो तंबाकू, नील और चीनी और कॉफ़ी के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। फ्रांसीसियों को जहां श्रमिकों की आवश्यकता थी, वहीं यूरोपियों द्वारा दूर देशों में जाकर काम न करने की इच्छा से दासों का व्यापार शुरू हुआ था, जो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच प्रारंभ था। फ्रांस के व्यापारी अपने पोतों को बोर्दे अथवा नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तक ले जाते, जहाँ से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। इन दासों को हथकड़ी लगाकर 3 महीने तक अटलांटिक महासागर के पास कैरिबियाई देशों की समुद्री यात्रा पर भेज दिया जाता था। लंबी बहस के बाद नेशनल असेंबली ने सन 1794 में दासता को गैर कानूनी घोषित किया और सभी दासों को फ्रांस और इसके समुद्र पारीय उपनिवेशों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर क्रांति से दास प्रथा का अंत हुआ। बाद में नेपोलियन के द्वारा पुनः बागान मालिकों को श्रमिकों की आपूर्ति के स्तर पर प्रस्तुत किया गया। ये दास अफ्रीकी नीग्रो के नाम से जाने जाते थे। फ्रांसीसी क्रांति के इस घटनाक्रम में सबसे अंत में आते हैं नेपोलियन पार्ट, जिन्होंने कि डायरेक्टरी शासन को फ्रांस को पलट करके वहाँ की सेना का प्रमुख नेपोलियन बोनापार्ट था। उसने वहाँ पर एक नया शासन शुरू किया जिसको कि कौंसिल व्यवस्था कहते थे, जिसमें कि 3 कौंसिल्स होती थी। उसमें अपने आप को प्रथम कौंसिल पर रखता था, लेकिन 5 वर्षों के पश्चात उसने इस कौंसिल व्यवस्था को भी समाप्त करके स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना लिया और अपने पड़ोसी राज्यों से पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य का निर्माण किया। नेपोलियन ने निजी संपत्ति की रक्षा के लिए कानून बनाए, परंतु शीघ्र ही जनसाधारण सैनिक कार्यवाहियों से परेशान रहने लगा और 1815 में नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों की सेना ने वैटरलू की लड़ाई में पराजित किया। नेपोलियन के मुक्ति और आधुनिक कानून जैसे क्रांतिकारी विचारों ने यूरोपियन समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। इस प्रकार बच्चों, आपका ये लेसन फ्रांसीसी क्रांति पूरा होता है। इस लेसन के पश्चात हम आपको PDF भेजेंगे और अपने अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में बताएंगे।